बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ इमरान सईद। वेलकम टू माय इंग्लिश वीडियो ग्रामर लेक्चर्स। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर थ्रू आवर ऑन लैंग्वेज उर्दू। हम कोशिश करेंगे कि बड़े आसान तरीके से ग्रामर को सीखें। तो आज हम इसका आगाज़ करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कुछ बुनियादी चीज़ें सीखने की, ताकि इन बुनियादी चीज़ों के ज़रिए से हमें आइंदा जो है सीखने में आसानी रहेगी और हमारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। एक लफ्ज़ बोला जाता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट हम किसे कहते हैं? हम जब कहते हैं कि ये लिखा है अरबी के अंदर अलिफ बा ता सा जीम, और ये है ABCD। इसी तरह उर्दू में होगा अलिफ बे पे ते टे। हम कहते हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह इंग्लिश में 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। उर्दू में ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इतने अल्फ़ाबेट्स हैं। ऐसा नहीं है। ये जितने हैं ये लेटर्स हैं, और ये पूरी की पूरी जो है, जैसे ये अरबी के अंदर है, ये एक अल्फ़ाबेट है। ये ABCD पूरी जब पढ़ी जाएगी ये पूरी एक अल्फ़ाबेट है, और ये उर्दू की अल्फ़ाबेट है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 और 3। ये लेटर्स हैं जिन्हें हम आमतौर पर गलत बोलते हैं कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ये लेटर्स हैं एक अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये 4 लेटर्स हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अरबी और उर्दू के अंदर इन्हें हुरूफ़ तहजी कहते हैं। तो ग्रामर के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं, मसलन एक लफ्ज़ है बोला जाता, हमने लिखा यहाँ पर ग्रामर। तो ये लफ्ज़ जो प्रोनाउंस किया जाता है आमतौर पर हम इसे बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर भी कहते हैं, ग्रामर भी कहते हैं। इनमें जो सही तलफ़ुज़ है वो है ग्रामर। ग्रामर, आर जो है ये साइलेंट होगी। ग्रामर। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आर जो है वो प्रोनाउंस होगा। अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे ग्रामर, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहेंगे इसे ग्रामर। यहाँ थोड़ी सी बुनियादी चीज़ के हवाले से, जैसे मैंने आपको कहा कि हम आज इस पे बात करेंगे कि आर पूरी दुनिया के अंदर जो हैं वो ज़्यादा जो एक्सेंट मेन पाए जाते हैं वो एक ब्रिटिश है, एक अमेरिकन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश जो एक्सेंट है उसको फॉलो किया जाता है। तो ब्रिटिश में आर कहीं प्रोनाउंस की जाती है और कहीं आर प्रोनाउंस नहीं की जाती है। अमेरिकन इंग्लिश में जब अमेरिकन बोलते हैं तो वो हर जगह पर आर को प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए वहाँ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में कहीं पर आर प्रोनाउंस की जाती है और कहीं पर आर प्रोनाउंस नहीं की जाती है। उसके लिए मिसाल के तौर पर एक बात ये समझ लें कि आर जब भी एंड पर आएगा, आर का एक लेटर जो है जब भी किसी लफ्ज़ के एंड पर आता है दैट बिकम्स साइलेंट। जैसे हम एक आमतौर पर बोलते हैं OR, अमेरिकन होगा तो यह होगा और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ओ प्रोनाउंस किया जाएगा। इसी तरह FOR दैट इज नॉट फॉर, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसको
फोर जो है ब्रिटिश के अंदर इसको फो जो है प्रोनाउंस किया जाएगा, अमेरिकन में इसको फोर करते हैं। अब हम आगे जो बात करेंगे वो ब्रिटिश की करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश जो है तलफ़्फ़ुज़ फॉलो किया जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ आर जो है ये प्रोनाउंस किया जाता है और कहाँ आर जो है प्रोनाउंस नहीं किया जाता। बड़ी एक आसान चीज़ है सीखने के लिए कि ये लेटर्स जो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जहाँ भी लफ्ज़ के अंदर आर आता है, जहाँ भी लफ्ज़ के अंदर आर आए और आर के बाद इनमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये आ जाएं, तो वहाँ पर जो है आर प्रोनाउंस किया जाएगा और बाकी जगह पर नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा। इसको सादा सीखने के लिए हम अपनी उर्दू ज़ुबान के अंदर कहेंगे, जहाँ पर भी अलिफ या आइन की साउंड आ रही है, अलिफ या आइन की जो साउंड आती है, जैसे आ, ई, ओ, ये साउंड जब आती है, अगर आर के बाद ये आए तो वहाँ आर प्रोनाउंस किया जाएगा, वरना वहाँ पर आर की आवाज़ नहीं आएगी। हम इसकी मिसालें ए, ई, ओ के साथ हम इसको देखते हैं। जैसे बोला जाता है आर ए एन, रैन, आर के बाद ए आया तो आर जो है यहाँ पर प्रोनाउंस होगा। जैसे इन अल्फाज के साथ, जैसे आर ए सी ई, आर ए सी ई यहाँ प्रोनाउंस होगा। इसी तरह ए के बाद ई की जब बारी आती है, ए के बाद ई की बारी आई तो लफ्ज़ बना आर ई ए डी, रीड, आर ई ए सी एच, रीच, यहाँ पर आर जो है प्रोनाउंस होगा। इसी तरह जब आई आएगा तो आएगा आर आई बी, रिब, आर आई बी, रिब, ये आई के जो है ये से, जैसे आर आई सी ई, राइस, राइस, ये आवाज़ जो है ये बोला जाएगा। इसी तरह ओ के साथ जो है ये, जैसे आर, जैसे ओ के साथ होगा आर ओ ए डी, आर ओ ए डी, ओ आया तो यहाँ प्रोनाउंस होगा। इस तरह फिर आ गया यू, जैसे आर यू बी, रब, रगड़ना, यहाँ प्रोनाउंस किया जाएगा। जहाँ भी ये 5 आएंगे अलिफ या ऐन की साउंड देने वाले, वहाँ पर आर के बाद अगर आएंगे तो वहाँ पर जो है ये प्रोनाउंस किया जाएगा। अगर आप पूरी डिक्शनरी में देखें तो ऐसा ही, अगर आप तरतीब से देखते चले जाएंगे तो यहाँ ही आएगा। एक लफ्ज़ है एच, इनके सिवा एक लफ्ज़ है एच, एच भी आएगा वहाँ पर, आर अगर इनके बाद आएगा तो आर वहाँ भी प्रोनाउंस होगा, लेकिन ज़ाहिर एच की साउंड वहाँ नहीं है। जैसे राइम है, आर एच वाई एम ए, राइम, राइम के अंदर जो है आर प्रोनाउंस होगा, लेकिन एच की ज़ाहिर साउंड नहीं आएगी। कुछ अल्फाज के अंदर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे एक लफ्ज़ है आमतौर पर आई आर ओ एन, रूल के मुताबिक जब आर के बाद ओ आ गया तो यहाँ हम इसको आयरन हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इसका सही लफ्ज़ आयन, यहाँ आर प्रोनाउंस नहीं होगा, ये आयरन नहीं है, ये आयन है। आमतौर पर हम इसे आयरन ही बोलते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस में कुछ अल्फाज होते हैं, एक इक्का दुक्का में भी और अल्फाज भी हों, जो मेरे जहन में है वो ये है आयरन, आयरन को हम आयन बोलेंगे, हालांकि आर के बाद ये आ रहा है। तो इंग्लिश जब हम, ये चीज़ें ऐसी हैं कि कभी भी जब हम बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं, इन चीज़ों को हमें इब्तदाई तौर पर सीखने के लिए, अगली बाद में जब हम चीज़ें सीख चुके होते हैं, ग्रामर की चीज़ें जब हम सीख चुके होते हैं, तब हमें इन चीज़ों की केयर करनी चाहिए। इब्तदाई तौर पर अगर इन चीज़ों का हम पीछे पड़ेंगे तो हम ग्रामर की हमें मुश्किल चीज़ें लगी, हम उनको सीख नहीं पाएंगे। लेकिन बताने का पर्पस सिर्फ ये था कि जब हम इंग्लिश बोलते हुए अंग्रेज़ को सुनते हैं तो हमें इसीलिए अल्फाज की जो है वो समझ नहीं आती। ये नहीं मैं कहता कि हमारा एक्सेंट ऐसा हो जाए कि हम अंग्रेज़ की तरह बोलने लग जाए, ना ही हम बोल सकते हैं अंग्रेज़ की तरह। एक एक्सेंट होता है हर इलाके का, हर लैंग्वेज का। जो नेटिव्स होते हैं वो अपने एक्सेंट के मुताबिक ही बोलते हैं, दूसरे लोग उनको फॉलो करने के लिए कुछ बेहतर तो कर सकते हैं,
उनके करीब जाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन 100% वो ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे हम उर्दू बोलने वाले कोई अंग्रेज़ जो है, अगर वो इंग्लिश सीखेगा, उर्दू सीखेगा, तो वो कभी भी हमारे लहजे के मुताबिक उर्दू नहीं बोल सकता, जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर ले। कहीं ना कहीं उसके एक्सेंट से पता चल ही जाएगा। लेकिन हम उसके पूरे एक्सेंट के मुताबिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम जब इब्तदाई तौर पर सीखने के बाद जो सीखने के मराहिल से गुजरते चले जाएंगे, तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना है, क्योंकि हम जब इन पर गौर नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पहला पता चलता कि वो अंग्रेज़ बोल क्या रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों का जहन में हमारे होना ज़रूरी है। जैसे लफ्ज़ ग्रामर का लफ्ज़ देख लें। लफ्ज़ ग्रामर जब बोला जाता है तो आम तौर पर हम टीचर्स जो हैं वो भी इसको ग्रामर को ग्रामर या ऐसे कह देते हैं। जैसे एक और लफ्ज़ है TRANSLATION। अब एक्सेंट की जब हम बात करते हैं तो ये लफ्ज़ है जो एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन है अमेरिकन में भी, अमेरिकन इंग्लिश में भी और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में इसके दो तलफ़ुज़ हैं। एक है ट्रांसलेशन और दूसरा है ट्रांसलेशन। अब जब हम देखते हैं ट्रांसलेशन, हम उसको ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन ना कहें, लेकिन ये तो कहें कि ट्रांसलेशन। जब हम इसको बोल देते हैं ट्रांसलेशन, हम टीचर्स भी अक्सर इसको ट्रांसलेशन कह देते हैं। तो कम से कम हमें इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि हमारा एक्सेंट अगर ना हो तो हमारा तलफ़ुज़ तो उसके मुताबिक ठीक हो ना, तो हम अक्सर इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये याद रखिए, ये बिल्कुल गलत है, ट्रांसलेशन गलत है। तो हमें ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन जो है वो इसको प्रोनाउंस जो है वो करना चाहिए। तो इसी तरह इसके बाद एक लफ्ज़ है TH। ये जहाँ भी जब अंग्रेज़ इसको बोलते हैं, अंग्रेज़ के हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि अंग्रेज़ जो हैं ये ब्रिटिश, जो इंग्लैंड के रहने वाले, बरतानिया के रहने वाले लोग जो हैं, यूनाइटेड किंगडम के, वो लोग अंग्रेज़ हैं। हर अंग्रेज़ी बोलने वाला बंदा अंग्रेज़ नहीं है। अमेरिका में रहने वाले और ममालिक के अंदर रहने वाले इंग्लिश बोलने वाले, वो इंग्लिश तो बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन वो अमेरिकन हैं, दे आर नॉट अंग्रेज़। अंग्रेज़ जो हैं वो बरतानिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, वो लोग जो हैं। तो जो अंग्रेज़ जो है इसको थे को से बोलते हैं। जैसे हमारे अरबिक के अंदर ये लफ्ज़, ये एक हर्फ जो है से, हम इसको उर्दू में से पढ़ देते हैं, ये है से। तो जैसे अरबिक के अंदर इसको से प्रोनाउंस किया जाता है, आपकी ज़ुबान की जो नोक है वो आपके तालू के साथ, ऊपर वाले हिस्से के साथ टच नहीं होनी चाहिए। टच हो जाएगी तो सीन की आवाज़ निकल जाएगी। जैसे से, तो से, तो ये से, तो इस तरह अंग्रेज़ी को बोलता है से। तो जब इसको वो कहते हैं थिंक, हम इसको बोलते हैं थिंक, या इसको बोलते हैं थिंक। तो हमें इन चीज़ों का, हम थिंक ना बोलें, लेकिन हमें पता तो हो कि अंग्रेज जब थिंक कहता है तो वो से को थे जो है उसको से प्रोनाउंस कर रहा होता है। ये सीखने के लिए, क्योंकि जब हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है, हमें नेटिव्स को भी देखना है कि वो किस तरह से बोलते हैं। हमने अपने कानों को इस काबिल बनाना है कि हम उनकी ज़ुबान को, उनके एक्सेंट को, उनके लहजे को समझ सकें। एक लफ्ज़ बोला जाता है जिसे कहते हैं वर्ब, VERB, वर्ब। अब हमने सीख लिया कि इसको वर्ब नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वर्ब, क्योंकि आर के बाद जो है ये बी आ रहा है, तो बी जो है अलिफ एन की साउंड नहीं देता, तो ये वर्ब है, वर्ब। तो वर्ब की दो किस्में हैं, एक है इन्फिनेटिव और एक है फाइनाइट। इन्फिनेटिव क्या है? जब हम वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्फिनेटिव है। एक बात याद रखिए
कि जहां भी वर्ब की 3 फॉर्म्स लिखी होती हैं वहां उसके पहले लाजमी टू आएगा। जैसे हम कहते हैं टू स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। फॉर्म कहते हैं इंग्लिश में शक्ल को। तो ये तीनों जो हैं ये वर्ब्स ही हैं, लेकिन ये इसकी 3 शक्लें हैं। टू स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। टू कम, केम, कम। टू स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। आप देखें, टू लिसन, टू गो, वेंट गॉन। जितनी भी वर्ब की पहली फॉर्म्स हैं, पहली फॉर्म से पहले टू लाजमी आएगा। इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। जब वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू ना आए तो वो बन जाता है फाइनाइट। अच्छा, क्यों ऐसा होता है? अगर जहां भी आमतौर पर हम अपनी किताबों के अंदर देखते हैं वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू नहीं लिखा होता, वो इख्तिसार की वजह से कह लें या गलती से कह लें या जानबूझकर कह लें, नहीं लिखा होता, वो गलत है। जहां भी वर्ब की 3 फॉर्म्स लिखी होंगी वहां वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू जरूर आएगा। टू कम, केम, कम। तो जैसे बन जाएगा स्लीप, सोना, सोना। टू कम, आना। स्पीक, बोलना, नून अलिफ ना आ रहा है तो ये मस्दर बन गया इन्फिनिटिव। लिसन, सुनना। हियर, सुनना। टू गो, जाना। अगर वर्ब की पहली फॉर्म से पहले जैसे कह लें आई गो देयर डेली टू स्लीप। टू स्लीप, मैं वहां रोजाना जाता हूं सोने के लिए। ना, नी, ने आ जाएगा ये। अगर वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू नहीं आएगा तो वो हुक्मिया जुमला बन जाएगा। जैसे टू स्लीप, सोना, और स्लीप का मतलब टू के बगैर हुआ स्लीप, सो जाओ। टू कम, आना, और टू के बगैर कम का मतलब हुआ आओ। टू स्पीक, बोलना, और स्पीक का मतलब होगा बोलो। जैसे कहते हैं स्पीक लाउडली, ऊंची आवाज से बोलो। टू लिसन, सुनना, और लिसन, सुनो। जैसे टीचर्स कहते हैं लिसन टू मी बॉयज, लिसन टू मी। इस तरह कहते हैं टू गो, जाना। गो मीन जाओ, कम हियर, आओ। तो यहां बोलने के लिए एक बात याद रखें कि जहां भी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी वहां हाँ इसकी प्रैक्टिस करें बोलने की, कि वर्ब की पहली फॉर्म जब किसी को कुछ कहना हो, बोलना हो, लिसन टू मी, प्लीज़ कम हियर, फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी बोलने की प्रैक्टिस करें तो उससे ये होगा हुक्मिया जुमला, किसी को वो कोई काम करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह जब किसी को कोई बात से मना किया जाएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डोंट लगा देंगे। जैसे सो जाओ तो डू नॉट स्लीप, मत सो जाओ, मत सो। डू नॉट गो, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। और डू को जब हम इसका मुख्तसर तौर पर लिखते हैं तो ये यहाँ पर डोंट लिख देते हैं, बोलेंगे भी इसको डोंट। इसका मुख्तसर लिखने का जब हम 2 लफ्ज़ों को ऐसे मिला देते हैं तो दरमियान में ये हमने ओ गायब कर दिया, जहाँ पर वो एक लेटर जो है गायब कर दिया जाता है उसकी जगह फिर कॉमा लगा दिया जाता है ये वाला। तो ये डू नॉट जो है ये डोंट बन जाएगा। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, इनको जहन में रखिएगा और हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल इब्तिदा से, जैसे आज हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल इब्तिदा की चीज़ों को छोटे छोटे
लेक्चर्स के साथ बड़ी आसानी के साथ आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह ताला उनको सीखने की कोशिश करेंगे और पूरे टॉपिक्स के साथ ये सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।